वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू देखने जा रहे हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट से है। यानी आज हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखो, इस लेक्चर में हम कुछ आपको 18 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम प्रिपेयर्ड किए हैं, ठीक है। और मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से ही उठाया गया है। कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा, यानी आपने जो ऑलरेडी बना चुका है सेम वही क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको हम अलग नहीं किए। कुछ ना कुछ आपको तो सीखने को मिल जाएगा। मान लो कुछ रिपीट भी होता है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो उस तरह से मतलब कुछ क्वेश्चन था तो हटाए नहीं है, कॉमन क्वेश्चन भी रहने दिए हैं, ठीक है। यानी जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको 20 ऑब्जेक्टिव के आसपास मिल जाएगा, 20 ऑब्जेक्टिव। यहाँ से आप कुछ लर्निंग लेकर जाओगे। आइदर 2 से 3 ऑब्जेक्टिव हूबहू यहीं से आ जाएगा, बहुत नहीं बोल रहे हैं, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली यहाँ से आ जाएगा। और यह हो सकता है कि 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बनाने का आप कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख कर जाओ, ठीक है। तो देखो, बिल्डिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड पोर्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। और हो सके तो इसको आप लोग सेव करके रख लेना। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो एक बार कमेंट करके ये बता देना, मतलब अगर यूट्यूब पे आप इसको देख रहे हो तो कमेंट करके ये बताना कि क्या ये रिकॉर्डेड लेक्चर ज़्यादा बेटर है या लाइव वाला। फर्स्ट थिंग, रिकॉर्डेड लेक्चर का ये बेनिफिट है कि आप इसको 2 के स्पीड में देख पाओगे और जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है। और लाइव में ये होता है कि हम थोड़ा सा डिस्कशन या इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो जैसा आपका डिमांड होगा, अगर आप बोलोगे सर लाइव अच्छा है तो नेक्स्ट डे से यानी अगला जो ऑब्जेक्टिव का सेशन होगा वो लाइव ही होगा, ठीक है। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर, ठीक है। तो और एक चीज़, हाँ, कमेंट जरूर कर देना कि सर ये, मतलब अभी नहीं कमेंट करोगे, जब पूरा लेक्चर देख लेना तो कमेंट करना कि सर ये वाला बेटर था कि लाइव वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मतलब फर्स्ट पहला क्वेश्चन है कि जो हिडन लाइन होता है आर ड्रॉन बाय, हिडन लाइन कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाया जाता है। तो फुल लाइन से, अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश, तीसरा शॉर्ट डैश क्लोजली एंड इवनली स्पेस्ड, ऑल ऑफ द अबव। फुल लाइन का मतलब एक कंटिन्यूअस लाइन की बात किया जा रहा है, अल्टरनेट लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश, अल्टरनेट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, ये सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट डैशेस क्लोजली एंड इवनली स्पेस्ड, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप यहाँ पे सोच लो और एक टेस्ट के जैसा दो, ठीक है। आप क्या करोगे, एक टेस्ट के जैसा इसको ट्रीट करो। आप क्या करो, कॉपी पे मार्क कर लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मार्क कर लो, ठीक है। 7 8 9 10 आप ऐसे टोटल मार्क कर लो 20 तक। आ गया इतना बात समझ में। मेरे आंसर बताने से पहले आपको एक आंसर यहाँ पे लिख लो। मान लो कि आप जो भी आंसर लिखे हो, अगर वो सही है वहाँ पे टिक लगाओ, अगर वो गलत है तो गलत करके करेक्ट आंसर लिखो और एक टेस्ट के जैसा दो कि देखो आप यहाँ पे कितना स्कोर कर पाते हो। तो पहला का आंसर आप लोगों ने लिख लिया, जो भी आपको लिखना है रिस्पेक्टिव यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लिखना लिख लिया। वीडियो पॉज करके भी ये काम कर सकते हो। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको ऐप में मिल जाएगा और ऐप से आप डाउनलोड करके, और वही लोग डाउनलोड कर पाएंगे जो ऐप में कोर्स को ऐप पे मतलब कोर्स परचेज किए हैं, ठीक है। चलो, तो हिडन लाइन जो होता है वो शो किया जाता है शॉर्ट डैशेस क्लोजली एंड इवनली स्पेस्ड। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। देखो बच्चा, अगर यहाँ पे देखो तो आपको बहुत सारा हिडन लाइन दिखाई दे रहा है। हिडन लाइन वैसा लाइन होता है जैसे कुछ एजेस है वो आपको दिख नहीं रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हिडन लाइन को बनाते हैं। यहाँ पे आपको एक हिडन लाइन दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी आपको हिडन लाइन कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये हिडन लाइन कैसा है, शॉर्ट डैश है और इवनली एंड क्लोजली स्पेस्ड है। तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट डैशेस क्लोजली एंड इवनली स्पेस्ड। सेकेंड, अब थोड़ा सा फास्ट बढ़ जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी कर देते हैं। एज पर IS कोड 962/1967 द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक इज। आप लोग जो टाइप ऑफ लाइन वगैरह पढ़े हैं कि लाइन कितने तरह के होते हैं, वो टाइप्स ऑफ लाइन, साइज ऑफ ड्राइंग पेपर, ये सब आपको इसी कोड में मिलेगा। हम क्या बोले, फिर से सुनना। हम ये बोल रहे हैं ना कि आप जब कोड
IS कोड 1962 पढ़ोगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं बच्चा, 1962 पढ़ोगे तो इसी में दिया हुआ है पेपर का साइज A0, A1, A2, A3 ये सब दिया हुआ है, लाइन वगैरह दिया हुआ है। इसी में टाइटल ब्लॉक दिया हुआ है, टाइटल ब्लॉक जो होता है इसका करेक्ट आंसर B होगा, यानी 1500 mm गुने 2000 mm होता है। 2000 mm ये साइज होता है और 1500 यहाँ पे, यानी 20 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर का ब्लॉक का साइज रखा जाता है अकॉर्डिंग टू दिस कोड IS 962। तो 1500 गुने 2000 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड का आंसर क्या बोले, 1500 गुने 2000, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया B, ठीक है। द बिल्डिंग ऑफ पॉलिटेक्निक इज क्लासिफाइड एज रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग। कौन सा होगा इसका, तो इसका एजुकेशनल या कभी कभी पब्लिक बिल्डिंग भी देगा ऑप्शन, तो आप यहाँ पे कर देना, टिक लगा देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशनल बिल्डिंग। शायद इसका आंसर हम जल्दी बता दिए, ठीक है, अगली बार से थोड़ा लेट करके बताएंगे ताकि आप अपना आंसर है वो मार सको, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 9 कुछ ग्रुप है, रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली, बिजनेस, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, हैजार्डस, ये सब बिल्डिंग का टाइप है। आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ा भी होगा, जो JRS मंत्रा के स्टूडेंट हैं वो तो ज़रूर पढ़े होंगे। तो एजुकेशनल बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट, विड्थ ऑफ फाउंडेशन कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम, जो फाउंडेशन का जो चौड़ाई है वो आपको कहाँ पे दिखेगा, ठीक है। कौन से आप जब ड्राइंग देखोगे, एलिवेशन में दिखेगा, सेक्शन में दिखेगा, प्लान में दिखेगा, किस में दिखेगा, तो फाउंडेशन का जो चौड़ाई है बच्चा आपको किस में दिखेगा, फाउंडेशन का विड्थ केवल और केवल दिखेगा आपको सेक्शन में, ठीक है, केवल आपको सेक्शन में दिखेगा। सेक्शन व्यू में ही फाउंडेशन दिखता है। एलिवेशन में आपको क्या दिखेगा, एलिगेंस, यानी बिल्डिंग कितना खूबसूरत है, फ्रंट व्यू आपको दिखता है। और प्लान व्यू में तो हम लोग देखते हैं रूम का साइज, दीवार वगैरह, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन व्यू, ठीक है। 5, द हाइट ऑफ रूम मिंट फॉर, यानी जो बनाया गया है हाइट ऑफ रूम मिंट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन मस्ट नॉट बी लेस देन। इसका आंसर बताओ क्या होगा कि एक ह्यूमन के लिए रहने के लिए, ह्यूमन हैबिटेशन मतलब ह्यूमन के रहने लायक अगर कोई एक रूम बनाते हैं तो उस रूम का कम से कम हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बच्चा, आप लोग जो भी लगाना था लगा चुके हो। इसका करेक्ट आंसर होगा 2.75 मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पे गलत आंसर दे रखा होता है, ये सब 3 मीटर भी गलत आंसर है, 3.1 मीटर भी गलत आंसर है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ये नोट्स कॉपी में आपके होगा, आप जब देखोगे अपना नोट्स कॉपी तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा रखा है, आपको लिखवा रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बच्चा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्लान ऑफ बिल्डिंग इज द टॉप व्यू। जब आप बिल्डिंग का प्लानिंग करोगे, डिटेल प्लान बनाओगे, यानी प्लान व्यू जो होता है वो टॉप व्यू होता है। प्लान ऑफ ए बिल्डिंग इज द टॉप व्यू व्हेन इट इज कट बाय ए हॉरिजॉन्टल प्लेन लेवल ऑफ बिल्डिंग बाय, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन से उसको काटते हैं तो हम लोग को प्लान व्यू मिलता है। और जब हम लोग एक वर्टिकल सेक्शन से काट कर देखते हैं तो हम लोग को सेक्शन व्यू मिलता है, ठीक है। तो जब आप प्लान व्यू बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन लेवल ऑफ बिल्डिंग कहाँ से उसको कट किया जाएगा, व्हेन इट इज कट बाय ए हॉरिजॉन्टल प्लेन लेवल ऑफ बिल्डिंग बाय सिल लेवल, रूफ लेवल, प्लिंथ लेवल, लिंटेल लेवल, किस लेवल से काटा जाता है। तो बार बार बताए हैं, इसका आंसर आप पहले कर लेना उसके बाद बताते हैं। देखो छोटू हम आंसर बता रहे हैं, जस्ट वेट। देखो यहाँ पे अच्छे से देखना, देखो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये घर है, इसमें एक सेक्शन जो है वो चलाया गया है, ठीक है। और सेक्शन के बाद बिल्डिंग का ऊपर वाला पार्ट हटा दिया, नीचे वाला रखा है। तो इसको एक्चुअली काटा जाता है सील लेवल से, जो खिड़की का सील लेवल है ना वहाँ से काट के देखा जाता है। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा बनाया है, बट आप क्या रखोगे कि खिड़की का जो सील लेवल होता है वहाँ से हम लोग काटते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो भी ऊपर से दिखेगा वो प्लान व्यू बना दिए। तो याद रखना कि हम लोग कहाँ पे काटते हैं, सील लेवल पे बिल्डिंग को कट किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरे भाग कहाँ रहा है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सील लेवल। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे हम कर देते हैं ए होगा, ए होगा करेक्ट आंसर सील लेवल। चलो उम्मीद है समझ में आ रहा है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखना और आप इसको फास्ट देखो, चाहे जो देखो टेस्ट जरूर दो। द थिकनेस ऑफ डैम प्रूफ कोड्स
द थिकनेस ऑफ डीपीसी शुड बी, जो डीपीसी का थिकनेस है वो कितना होगा। मारो यहाँ पे जल्दी से टिक मारो। आप याद रखना कि डीपीसी का थिकनेस कम से कम 2 इंच रखा जाता है, 2 इंचेस, इससे कम नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 2 इंच रखोगे यानी 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको 1 इंच में इतना होता है, तो 2 इंच में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 कितना हो जाएगा 08, तो कम से कम इतना सेंटीमीटर यानी 50.8 mm तो रखते ही हैं। तो थिकनेस जो रखा जाता है डीपीसी का कम से कम 2 इंच होता है, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 5 इंच के आसपास रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, 20 तो हो ही नहीं सकता है, कम से कम आपको 50 रखना है, 50 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा, 2 इंच से ज़्यादा रखना है। ये भी नहीं होगा क्योंकि 100 बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जो है बेस्ट सूटेबल आंसर है 50 से लेकर 100 के बीच में। 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच ऐसे रखा जाता है, ठीक है। चलो हटा देते हैं इसको। आप लोग जो करेक्ट किए हैं उनका बहुत अच्छी बात है, और क्लासरूम में इसको हम बहुत बार बताए भी थे। एलिगेंस मीन्स मतलब कोई बिल्डिंग को जब आप बाहर से देखोगे तो आपको वो क्या कहलाएगा, खूबसूरत, जो ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग होता है फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड एलिगेंस। एलिगेंस मीन्स एक्सटर्नल एलिवेशन डिपेंड अपॉन अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग प्रोड्यूस बाय। जो एलिगेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। एलिगेंस मीन्स, एलिगेंस का मतलब होता है एक्सटर्नल एलिवेशन। क्या होता है, एक्सटर्नल एलिवेशन होता है जो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग प्रोड्यूस बाय। बिल्डिंग का खूबसूरती किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो प्रोपोर्शन ऑफ विड्थ पहला, प्रोपोर्शन ऑफ हाइट, पोजिशनिंग ऑफ डोर एंड विंडो, यानी डोर और विंडो के पोजीशनिंग पे क्या बिल्डिंग का खूबसूरती डिपेंड करेगा, तो बिल्कुल डिपेंड करेगा। देखो ये जो है वो आपको ये आपका क्या हो गया, अपीयरेंस, यही एलिगेंस है। कोई बिल्डिंग कितना खूबसूरत है ये डिपेंड करता है कि बिल्डिंग कितना चौड़ा है, बिल्डिंग कितना ऊंचा है, ठीक है। खिड़की का पोजीशनिंग कहाँ है, कहाँ पे बालकोनी वगैरह है, कैसे हम लोग उसमें ग्रिल दिए हैं, ये सब डिपेंड करता है। कलर कैसा है, ये सब अपीयरेंस में आता है। अब सच सच बोल रहा, रिकॉर्डेड लेक्चर में कोई दिक्कत होता है क्या? सिर्फ भ्रम फैला दिया गया है कि रिकॉर्डेड लेक्चर। अरे रिकॉर्डेड लेक्चर से बेटर कुछ होता है, 20 मिनट में कम से कम 2 घंटे का तुम लोग नॉलेज लेकर जाओगे। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए जो सिंसियर हैं, जो रेगुलर लेक्चर को देखते हैं, उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। और अगले सेमेस्टर में तो हम लोग एक अलग प्लानिंग करके आए हैं, जो आपको जल्द ही हम बता भी देंगे कि हम लोग का नेक्स्ट प्लान क्या है, ठीक है। जल्द ही हम लोग रिवील कर देंगे, बिकॉज हम लोग टॉप पे थे और हम लोग टॉप पे बने रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग काम भी करेंगे कि उस लेवल का कि हम लोग टॉप पे बने रहे, मतलब हाइपोथेटिकली, इमेजिनेशन में नहीं, उसके लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा और हम लोग करेंगे भी कि जो हम लोग का रेपुटेशन था वो बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, ध्यान से देखना। ए वर्टिकल पोस्ट प्लेस्ड, हम लोग एक वर्टिकल पोस्ट यानी खंबा देते हैं, पोस्ट करने का मतलब खंबा देते हैं, प्लेस्ड एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फ्लाइट। फ्लाइट करने का मतलब सीढ़ी, फ्लाइट करने का मतलब सीढ़ी। डॉगलेग में कितना फ्लाइट होता है, 2 फ्लाइट। लैंडिंग के बीच में जो सीरीज ऑफ स्टेप होता है, सीढ़ी का जो लगातार संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं। तो जो खंबा दिया जाता है, मान लो ऐसे सीढ़ी है, हाँ, टू ज्वाइन द हैंड रेल आर, उसको क्या बोलते हैं, एक यहाँ पे खंबा दिए, एक खंबा दिया और ये हैंड रेल को ज्वाइन कर रहा है, क्या कहलाता है, रेलिंग, न्यूवेल पोस्ट, बॉल्स्टर, स्ट्रेंजर, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंजर क्या बोलते हैं। करेक्ट आंसर बताना है इसका। करेक्ट आंसर क्या, आप खुद लगाओ टिक, देखो क्या होता है, देखना छोड़ो, अच्छे से देखना। ये पूछ रहा है कि जो वर्टिकल पोस्ट होता है, येलो कलर से जो भी दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर उसको बोला जाता है न्यूवेल पोस्ट। क्या बोलते हैं, न्यूवेल पोस्ट। ये जो होता है ये न्यूवेल पोस्ट है। कौन सा न्यूवेल पोस्ट है छोटू, तो सर ये वाला जो आप बोल रहे हैं ना, ये न्यूवेल पोस्ट है। जो येलो कलर से आपको दिख रहा है ये न्यूवेल पोस्ट है, और जो आपको ग्रे कलर से दिख रहा है उसको बॉलिस्टर बोलते हैं। और इसको बोला जाता है, ये है हैंड रेल, इसको हैंड रेल या गार्ड रेल कहा जाता है। ये हैंड रेल, दादा लोग इसको पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं तो हैंड रेल हो गया। ये बॉलिस्टर है, ये बॉलिस्टर है, ये बॉलिस्टर है, ये बॉलिस्टर है, ये बॉलिस्टर, 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 और ये न्यूवेल पोस्ट। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता है कि ये जो हैंडरेल है उसको मजबूती कौन प्रदान करता है, तो आप क्या बोलोगे, बॉलिस्टर। बॉलिस्टर जो है वो हैंडरेल को मजबूती प्रदान के लिए दिया जाता है, नहीं तो अदरवाइज दादाजी हाथ रखेंगे और क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, बढ़िया से आप, हम चाह रहे हैं कि इसको आप देखो।
तो ये जो बॉलिस्टर, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हैंड रेल को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है। फिर से सुना बोल रहे हैं बाबू, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो हैंड रेल है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है, तो बॉलिस्टर। क्या ऑप्शन क्या होगा, बॉलिस्टर, ठीक है। लेकिन उसका तो आंसर बॉलिस्टर होगा। अभी इसका आंसर ये है कि हैंड रेल के जो अंत में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है न्यूवेल पोस्ट। क्या बोलते हैं, न्यूवेल पोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूवेल पोस्ट। देखो, ए वर्टिकल पोस्ट प्लेस्ड एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फ्लाइट, इसको क्या बोला जाता है, न्यूवेल पोस्ट, ठीक है। तो न्यूवेल पोस्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, बी होगा करेक्ट आंसर, न्यूवेल पोस्ट। न्यूवेल पोस्ट और बॉलिस्टर में अंतर समझा, न्यूवेल पोस्ट और बॉलिस्टर में अंतर समझ गया होगा। पीला वाला जो है वो न्यूवेल पोस्ट है और जो ग्रे वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। छज्जा इज प्रोवाइडेड एट, छज्जा कहाँ पे देते हैं, छज्जा कहाँ पे, यहाँ पे दिमाग लगाओ और गलत कर देना, फिर हम करेक्ट करके आपको समझा देंगे। आप, हमको पता है आप गलत करोगे, ठीक है, नहीं करोगे तो बढ़िया बात है। छज्जा हम लोग देते हैं विंडो एट एक्सटर्नल वॉल, बिल्कुल सही। एट बरामदा ओपनिंग, बिल्कुल सही। विंडो एट ऑल वॉल, इंटरनल जो दीवार होगा ना उस पर हम लोग, जैसे मान लो घर के अंदर कोई दीवार है तो वहाँ पे विंडो अगर देना होगा तो छज्जा नहीं देते हैं। छज्जा सनसेड है वो बाहरी दीवारों पे दिया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक आपने घर बनाया है, ये आपकी बाहरी दीवारें हैं, ये आपकी बाहरी दीवारें, यहाँ पे आपने विंडो दिया तब आप यहाँ पे सनसेट दोगे। अगर अंदर कोई दीवार में आपने खिड़की दे रखा है तब यहाँ पे आप सनसेट नहीं दोगे। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, विंडो एट एक्सटर्नल वॉल एट बरामदा ओपनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छोटू, तो इसका सर करेक्ट आंसर डी होगा। विंडो एट ऑल वॉल नहीं देते हैं, इंटरनल वॉल पे नहीं देते हैं, ठीक है। छज्जा जो है वो इंटरनल वॉल पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेशन बिटवीन राइजर एंड ट्रेड कैन बी यूज टू फिक्स अप देयर साइज इन सेंटीमीटर। क्या होगा करेक्ट आंसर, राइजर जो होता है, राइज़र जो होता है वो राइज़र का जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर जनरली 19 सेंटीमीटर के बीच में होता है राइज़र। और ट्रेड जो होता है, TREAD, ट्रेड जो होता है, ट्रेड यानी टी, इसका वैल्यू होता है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर के बीच में होता है। समझे बच्चा, समझ में आ रहा है इतना चीज़। देखना, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप सीढ़ी का स्टेप देखोगे, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा होगा, इसको बोला जाता है राइज़र और इसको बोला जाता है ट्रेड। इसको बोला जाता है राइज़र और इसको बोला जाता है ट्रेड, ठीक है। ट्रेड जिस पे आप पैर रखते हैं, राइज़र है जो ऊपर ऊपर ले जाता है। तो T + R का वैल्यू है वो 40 से 45 के बीच में होता है। एग्जैक्ट इसका वैल्यू 40 से 45 के बीच में होता है। इसका वैल्यू T और R का वैल्यू, जैसे T आपने ट्रेड है, मान लो आपने ट्रेड है वो रख दिया 30, राइज़र रख दिया आप 2 × 15, तो ये करेक्ट नहीं हो रहा है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। T × R का वैल्यू है वो 426 के अराउंड होता है, तो ये भी मोटा मोटी चलेगा, गलत नहीं है। मान लो आप ट्रेड का वैल्यू आपने 30 रख दिया और यहाँ पे आप रख दो कुछ 18 के आसपास, तो कितना हो रहा है, अच्छा ये 15 रख दो तो 15 कितना, वैसे 426 ये होता है T × R। तो इसका वैल्यू कुछ कम कर दो, 28 वगैरह रख दो, इसको 18 वगैरह रख दो, ये इसके बीच में कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। 426 वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी इट इज़ नॉट रॉन्ग, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो एरर है, ये वाला तो एकदम परफेक्ट है, 2 ऑप्शन जो है ना वो परफेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा रेंज जो है वो बहुत कम दिया है, ठीक है, रेंज है वो कम दिया है। तो मान लो आप ट्रेड का वैल्यू, ध्यान से देखना, आप ट्रेड का वैल्यू 25 रखते हो, 25 रखते हो, तो × R इक्वल टू 425, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 425 × 25 कितना आ रहा है, देखना यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख लो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। है यहाँ पे कैलकुलेटर, देखते हैं, 425 डिवाइडेड बाई 25, ये वैल्यू आ रहा है 17, तो 17 रेंज में नहीं आ गया। R का वैल्यू अगर यहाँ पे 17 आता है बच्चा, 17 आ रहा है, तो 17 तो हम लोग रखते ही हैं। राइज़र का वैल्यू जो है वो ये जो रिलेशन है क्यों दिया गया, ये पहले समझो। ये रिलेशन है, ये हम क्लास में भी बताए थे।
या लेक्चर आप देखोगे होगे तो बताएंगे। ये रिलेशन दिया गया है राइजर और ट्रेड को फिक्स करने के लिए। मान लो कि आप ट्रेड का वैल्यू एज्यूम करते हो तो राइजर इसके रिलेशन में आना चाहिए। ये किसी एक वैल्यू को हम लोग एज्यूम करते हैं और दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसलिए ये 3 रिलेशन है। नोट्स कॉपी देखना, लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नोट्स कॉपी में सब ये नोट्स में है, सब हमको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम कुछ कुछ क्वेश्चन करवाते रहते हैं। मैक्सिमम प्रोजेक्शन ऑफ छज्जा विथ लिंटेल, लिंटेल से जो मैक्सिमम छज्जा का प्रोजेक्शन होता है वो कभी भी 750 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। मान लो ये खिड़की है और इस खिड़की में आप क्या दे रहे हो, बाहर छज्जा दे रहे हो, तो छज्जा जो होगा वो 750 से बाहर नहीं होगा मिलीमीटर में, यानी 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। और बहुत बार हम ये चीज़ बता भी चुके हैं, ठीक है। जनरली इतना रखा जाता है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। अरे कोई मान लो किसी का मन किया तो दे नहीं सकता है, क्या दिक्कत है, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है इससे ज़्यादा, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, फिर छज्जा जो है कैंटिलीवर के रूप में टूट टाट के गिर जाएगा। द पिच और स्लोप ऑफ अ स्टेयर, ये जो सीढ़ी है, मान लो ऐसा सीढ़ी है बच्चा, ऐसा सीढ़ी है, ठीक है, इस तरह से सीढ़ी है, क्या बना रहे हैं, ये सीढ़ी है, तो इसका जो थीटा या स्लोप होगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका जो वैल्यू है वो 25 से 40% के बीच में होता है, ठीक है, 25 से 40% के बीच में होता है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ध्यान से देखना, हम कुछ आपको दिखा रहे हैं। ये सीढ़ी का देखना, यहाँ पे ये हो गया थीटा, ये इसी को पिच या स्लोप बोला जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 से 40 के बीच में, करेक्ट आंसर 20, ठीक है। आगे नेक्स्ट 25 से 45 भी रखा जाता है, लेकिन ऑप्शन जो है वो ये सही है। रैम्ड खोआ इज, रैम्ड खोआ क्या होता है ये पहले भी बताएं, और ये क्वेश्चन ना रिपीट करते रहता है, ये रिपीट करते रहता है, ये हम लोग जो फीलिंग वगैरह करते हैं उसमें दिया जाता है। तो सैंड फीलिंग, कॉम्पैक्टेड ब्रिक बैट, बोथ ए एंड बी, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। रैम्ड खोआ जो होता है, एक्चुअली होना चाहिए रैम्ड अर्थ, ध्यान देखना, रैम्ड का मतलब होता है कि उसके ऊपर क्या किया गया है, हैमर लगाया गया है, और होना चाहिए अर्थ। एक्चुअल में ये रैम्ड अर्थ होता है। मान लो अगर किसी को गूगल सर्च करना है तो रैम्ड खोआ सर्च मत करना, रैम्ड खोआ जो है वो हिंदी वर्ड है और इसका इंग्लिश वर्ड है रैम्ड अर्थ, ठीक है। क्या है, रैम्ड अर्थ, यानी मिट्टी जो है उसको दबा दिया गया है, हैमर से धुरमुस कर दिया गया है। धुरमुस अगर समझते हो तो समझ में आ रहा होगा। तो रैम्ड खोआ एक हिंदी वर्ड है और इसका इंग्लिश वर्ड है रैम्ड अर्थ। देखो ये दिखता कैसा, ये देख लो कि रैम्ड खोआ एक्चुअली दिखता कैसा, यहाँ पे आप देख लेना। रैम्ड खोआ जो है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं बच्चा, रैम्ड खोआ का यूज़ किया जाता है सर प्लिंथ फिलिंग में। देखो आपको दिख रहा होगा, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को लाया गया और इस मिट्टी, ये कॉम्पैक्टेड है थोड़ा, ठीक है, यानी बालू नहीं है, बालू जो है बालू रहता है, सैंड भी हो जाएगा इसमें, ये भी रैम्ड खोआ में आएगा, ये भी रैम्ड खोआ में आएगा। इसको उठा के लाए और पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा हथौड़ा नहीं होता था, तो एक मोटा लकड़ी से उसको ऐसे पीट के कॉम्पैक्ट करके नीचे प्लिंथ या फाउंडेशन वगैरह का काम किया जाता था। तो यहाँ पे इसी को रैम्ड अर्थ होता है, एग्जैक्टली इसका मीनिंग रैम्ड अर्थ होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अब जिंदगी भर तुम लोग नहीं भूलोगे। अब जब भी तुमको रैम्ड खोआ दिखेगा तो रैम्ड खोआ हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड रैम अर्थ, अर्थ का मतलब सॉइल, मिट्टी जिसको तो भरा गया है। तो सैंड फिलिंग या कॉम्पैक्टेड ब्रिक कहाँ पे, प्लिंथ फिलिंग में, फाउंडेशन वगैरह बनाने में। पहले एक प्रोसेस होता था ये घर बनाने का, ठीक है। तो अब टीचर देखता है तो इसको बड़ा मज़ा आता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहता है, उसको लगता है अच्छा हमको पता, देखे बच्चा लोग को पता है कि नहीं। तो अब सब स्टूडेंट सबको पता है, ठीक है। देखो IZ यहाँ पे लिखा है IZTD, मतलब होगा ऐसा, यहाँ पे मान लो कि इसको कहने का मतलब है, IZ कहने का मतलब है कि कोई नंबर है, जैसे नंबर हो गया बच्चा यहाँ पे मान लो 1 2, D मतलब डोर, T मतलब 2 शटर, और यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा है 2 1, आ रहा है समझ में। IZZI हो गया ना। अरे I का वैल्यू यहाँ पे, I का वैल्यू 1 है, Z का वैल्यू 2 है, यहाँ पे Z का वैल्यू जो है पुट कर दिए, I का वैल्यू ये कुछ ऐसा हो गया 1 2 DT 2 1, आया समझ में। देखो बच्चा, D का मतलब क्या होता है, दरवाज़ा, डोर डोर डोर, और S लिखा रहता तो सिंगल शटर, T लिखा हुआ है तो 2 शटर, बस डेट्स ऑल। तो यहाँ पे T लिखा हुआ है तो पूछा T डिनोट, T क्या डिनोट करता है, 2 शटर, 2 शटर का मतलब डबल शटर। अगर यहाँ पे लिखा रहता IZ मतलब कुछ नंबर, D मतलब दरवाज़ा, S का मतलब सिंगल शटर वाला, ZI
तो ये कोई नंबर है 1 2 DS, एक्चुअली है ही ये, फिर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक ही होगा, होना वही चाहिए 1 2 DT 2 1 होना चाहिए 1 2 DT 2 1, ठीक है। और 1 2 है वो मॉडुलस में है, क्या किस में बाबू, मॉडुलस में। 2 1 है वो किस में, मॉडुलस में है। मॉडुलस कहने का मतलब है कि 1 2 में या 2 1 में 100 से मल्टीप्लाई करके मिलीमीटर कर दो, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके मिलीमीटर कर दो। आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2018 में देखना क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो ZI 1Z और ZI नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, लेकिन वैसे अगर इसका मीनिंग ढूंढोगे तो तुमको समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि IZ मतलब कुछ नंबर है, T का मतलब, D का मतलब दरवाज़ा, T का मतलब 2 शटर, और ZI, और करेक्ट क्या होना चाहिए 12 दरवाज़ा, और ये हो गया 2 1, ये बताता है चौड़ाई को, ये दरवाज़ा के चौड़ाई को बता रहा है, और ये दरवाज़ा की ऊंचाई को बता रहा है, ऊंचाई को क्या हो गया 2100 मिलीमीटर, यानी 2.1 मीटर, और ये क्या हो गया 1200 मिलीमीटर, यानी 1.2 मीटर। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट लगाए होंगे सही ही लगाए होंगे। चलो अब 1 2 क्वेश्चन, ये रहा दो पल्ला वाला दरवाज़ा, डबल शटर का डोर यही है। आपके रूम में देखना, बताना, कमेंट करना कि आपके रूम में जिस भी आप मान लो कि आप रेंटेड रूम में रह रहे हो या अपने रूम में रह रहे हो, कुछ स्टूडेंट पटना में रहते हैं, तो कमेंट करके बताओ कि आपके घर में ये डबल शटर, यानी आपके रूम में डबल शटर डोर है या सिंगल शटर, यानी आपको 2 बार कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट कर देना, रे थोड़े ना पैसा लगता है, देखते हैं पढ़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते ज़रूर हैं, ठीक है। तो कमेंट कर देना। कोपिंग, देखो ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, कोपिंग क्या होता है ये रिपीट कर गया है बच्चा। तो कोपिंग क्या होता है, तो द कवर ऑन एक्सपोज टॉप ऑफ वॉल, यही तो करेक्ट आंसर हो गया। प्रोजेक्टेड ऑर्नामेंटल, ये क्या कहलाता है, ठीक है, याद करना, पिछले क्लास में भी करवाए थे, और कमेंट कर दो कि क्या कहलाता है, ठीक है, पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में बताए हैं, और आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप लिखना कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो होगा सर, क्वेश्चन नंबर 16 इसका तो आंसर ये होगा, प्रोजेक्टेड ऑर्नामेंटल कोर्स नियर द टॉप ऑफ द वॉल, पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे, उसका आंसर जल्दी से बता दो, सब बता देना, मतलब कमेंट कर दो, अभी कमेंट कर दो वीडियो पॉज करके कि सर 16 में जो आप पूछे हैं उसका आंसर ये होगा, पिछले ही क्लास में बताए हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब 1 ही 2 क्वेश्चन है, मतलब 1 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। यही कहलाता है कोपिंग, यहीं पे कहलाता है, ये कहलाता है कोपिंग, ठीक है। चलो, मिनिमम स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ फ्लाइट, मिनिमम, देखो अब कहीं कहीं पे उल्टा पुल्टा आंसर रहेगा, जो भी हम आंसर दे रहे हैं वो वेरीफाइड आंसर दे रहे हैं। मिनिमम स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ फ्लाइट ऑफ ए स्टेयर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो भी आप एक फ़्लाइट देखोगे, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो भी फ़्लाइट होगा बच्चा, वो फ़्लाइट का चौड़ाई कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। जैसे ये मान लो कि एक स्टेप है, सीढ़ी है, ये सीढ़ी कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा एक सीढ़ी दिख रहा है। तो ये सीढ़ी जो है, ध्यान से सुनना, ये जो सीढ़ी है, ये इसका मतलब जो चौड़ाई है, चौड़ाई करने का मतलब ये हो गया आपका विड्थ, चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब विड्थ का मतलब चौड़ाई, ये कितना होना चाहिए, कम से कम 3 फीट होना चाहिए, कम से कम 3 फीट, और 3 फीट अप्रॉक्सीमेट है वो आ जाता है 900 mm के आसपास। तो करेक्ट आंसर इसका 900 होगा। कहीं पे 750 आंसर देगा, गलत मार देना। ये भी आंसर करेक्ट है, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड विड्थ पूछा है। अगर स्टैंडर्ड विड्थ सिर्फ पूछ देता तो 3 फीट होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाता, ये भी करेक्ट हो जाता, इसी के बीच में होता है। ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, यहाँ पे एक्यूरेट आंसर 3 फीट का मतलब 900 mm होना चाहिए। कहीं कहीं पे ये चलेगा, मान लेंगे ये चलेगा, ये तो कभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट एक्चुअल होना चाहिए 900 mm, ठीक है, ए होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 3 फीट होना चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अ स्टेप्ड फुटिंग इज जनरली यूज्ड फॉर, याद करना, अ स्टेप्ड फुटिंग हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो सर ये पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, फिर इसके बाद हम लोग PCC कंक्रीट का बेड दे दिया करते हैं। तो स्टेप फुटिंग हम लोग यूज़ करते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये लास्ट था, यानी देखो ये स्टेप फुटिंग का यहाँ पे डायग्राम देते हुए कर देते हैं। अब आपको जल्द ही वीडियो लेक्चर चला जाएगा पर्सपेक्टिव ड्राइंग का जो बचा हुआ है, और स्पेशल से हम लोग पर्सपेक्टिव ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव देख कर जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि हम लोग, देखो हम लोग का बिल्डिंग ड्राइंग का 70 मार्क्स का सिलेबस कब का कंप्लीट हो गया है।
हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एडिशनल चीज़ पढ़ रहे हैं कि मान लो कि इन केस आपको कुछ भी नहीं मिलता तो आप क्या करोगे। अभी आपके पास समय है, काइंडली ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको एक बिल्डिंग ड्राइंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप फाउंडेशन प्लान या ओपन न्यूअल जो स्टेयर होता है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लेना। एक रफ वीडियो है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, वो देख कर जाओ। मतलब अपने पास छोटा बहुत थोड़ा बहुत मतलब रखो नॉलेज कि अगर उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आ जाए तो आप वो करके जाना। जैसे हम आरसीसी पढ़ा रहे हैं कि बीम कॉलम स्लैब फाउंडेशन में कैसे छड़ दिखाया जाता है, मान लो एक उटपुटांग क्वेश्चन पूछ देता है आरसीसी मेंबर को, तो आप वो करके जाना, ठीक है। तो देखो अभी 28 मिनट में 29 मिनट में पूरा लेक्चर बन गया। आप इसको 2 के स्पीड में देखोगे तो मात्र 15 मिनट में या 20 मिनट में ये पूरा लेक्चर देख पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।